सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट। ये जो तुम घोंसला बना के कहते हो नाउ आई एम सेटल्ड, ईएमआई भर भर के हालत खराब कर लिए। थोड़ी गुंडई दिखाइए, कुछ कांड वांड करिए, थोड़ा मजा आए। क्या मुस्कुराए कि नहीं अभी आप? सोचिए, कांड का ख्याल ही इतना। मजबूरियों के आगे इतना मत झुक जाया करो। थोड़ी गुंडई होनी चाहिए जिंदगी में। हमें भी लोग चाहिए जिनमें जरा दबंगई हो, फिर उसके बाद शिकायत नहीं रह जाएगी कि जिंदगी रूखी है, बेरौनक है, जिया नहीं जाता। देखो भाई, एक ऐंठ होनी चाहिए उसके बिना, वरना बस मजबूरियों के आगे इतना मत झुक जाया करो। थोड़ी गुंडई होनी चाहिए जिंदगी में। एक तो वो होते हैं वो गुंडे, गलियों में पहले घूमते थे, आजकल ट्विटर पे घूमते हैं, दो कौड़ी के। और एक दूसरी तरह की गुंडई होती है, कौन सी? ठसक होनी चाहिए। क्या मुंह से चू रही है लाचारगी? क्यों? हुआ जो हुआ, पीछे हुआ तो स्मृति भर है। ये भी नहीं कह सकते कि कभी हुआ था, क्योंकि उपस्थित तो बस तथ्य होता है। तथ्य तो ये है, एक पल जैसे पहले जैसा ये था वो अब तथ्य नहीं रहा। अब तो बस ये है, यही अवसर है, देख लो क्या करना है। अभी जो करना है, भविष्य में नहीं कि इसके साथ योजना बना रहे हो, चाहते रख रहे होगे भविष्य में ना इसमें अंडे देंगे, ये नहीं होता है। चाय अभी है, अंडे बोलो भविष्य में है। हमने छोड़ की चाय, तुम करो अंडेबाजी। अब करते जाओ, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। क्या कर लोगे ये इतना जो भी चाहतों का और सुरक्षा का प्रबंध करते हो, सारा इंतजाम करने के बाद भी क्या कर लोगे? अधिक से अधिक थोड़ा जी लोगे ज्यादा। तुम रोते रोते, कलपते कलपते, ढोते ढोते जी लेना 90 साल, 100 साल। हम मौज मार के निकल लेंगे 50-60 में, और जाते आते बोलेंगे बाय बाय। तुम मरते रहो, हम चले। तुम जीने की चाहते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम बनाते रहना आगे के लिए, हम जीकर विदा भी हो लेंगे। कितने गंभीर है। लाइफ इज अ सीरियस अफेयर, यू आर बीइंग टू कैजुअल अबाउट इट। दिस इज नॉट द वे, यू शुड हैव सम मैनर्स। नो, Mama, see, he has no seriousness at all. बेटा, हमने ना बड़े बचा बचा के कदम रखे हैं जिंदगी में। है बुढ़ाऊ, इतना बचा के क्या मिला तुझे? थोड़ा फिसल ही लिया होता। अब मरने ही तो जा रहा है, या बचा बचा के अमर हो लिया? जब बहुत बचाने उचाने का कार्यक्रम कर रहे हो ना, तो थोड़ा ऐसे कुबड़ निकाल के और ऐसे ऐसे करके और खांकते खखारते चल लिया करिए, अपने आप को याद दिला करिए, इसी के लिए बचा रहे हो सब, इसी के लिए बचा रहे हो सब। तो जब एक समय पे गाड़ी खूब चलाता था और खूब मेरे लिए ध्यान की विधि हो जाता था सड़क पे मरे हुए कुत्तों को देखना। तो ये देखो, अभी इसके अरमान थे।
ये श्वान सम्राट था। खानदान था। और ये अभी ऐसा मरा है कि इसको खुरच खुरच के सड़क से निकालना पड़ेगा। सारे भूत सचमुच भूतों से एक हो गए। कितना भी खुरच लो, इसका पंचतत्व तो ऐसा घुस गया है पंचतत्व में कि वो बाहर भी ना आए। और ऐसे मिल ही जाते हैं, हर 10-20 किलोमीटर पे एक पड़ा मिलेगा कहीं ना कहीं। ये जिंदगी है, तुम इसके लिए बचा रहे हो। अरे छोड़ो कि शरीर बचेगा, तुम्हारी याद भी नहीं बचेगी, कोई तुम्हें याद भी नहीं करने वाला। हर बीतते क्षण के साथ तुम्हारी याद भी धुंधली पड़ जाएगी तुम्हारे बाद। सोचा है कभी ये? अब किस किस को अपने परपर दादा का नाम याद है, बताओ जरा। परपर दादा का नाम ले। अरे बाप रे बाप, एहसान फरामोशी कृतज्ञता, परंपरा द्रोहियों, धर्म द्रोहियों, देशद्रोहियों, तुम्हें तुम्हारे परपर दादा का नाम नहीं पता? अच्छा, पर दादा का किस किस को पता है? ये उठा एक गर्वयुक्त हाथ। ये देखो, ये 2-4 निकले परंपरा के उत्तराधिकारी। ये हमारी औकात है। जिनको नाम पता है उनसे पूछो चेहरा बता दो, चेहरा वो भी ना जानते हो। ये तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर दिया है मामला, परपर दादा से नीचे आ गए हैं। भविष्य, भविष्य तो थोड़ा ठीक होना चाहिए ना। किस किस की जिंदगी से कोई विदा हुआ है जिसकी विदाई पर रोए थे? वो अभी भी उतना ही याद आता है जितना विदाई के 4 महीने तक आता था। ये होता है। तुम भी किसी को याद नहीं आने वाले, पागल। तुम किसके लिए इतना प्रबंध कर रहे हो? शरीर नहीं, तुम्हारी याद भी मिट जाएगी। किसी को याद भी नहीं होगा कभी इस जमीन पे तुम्हारे जैसा कोई था। यही है भविष्य। पर गंभीरता, तनाव, चिंता, वो बिल्कुल सैचुरेशन पर। देखो, लाइफ इज अ सीरियस अफेयर। थोड़ी गुंडई दिखाइए है, मतलब कुछ कांड वांड करिए, थोड़ा मजा आए क्या। मुस्कुराए कि नहीं अभी आप? सोचिए, कांड का ख्याल ही इतना रोमांचक है, तो उसको भविष्य में क्यों रखा जाए? वर्तमान को ही कांड बनाइए। बहुत तरीके के कांडों से गुजर के ही ज्ञान तक पहुंचा जाता है। जो आपको बातें नहीं समझ में आती वो इसीलिए है क्योंकि आपके पास कांड के नाम पे बस कर्म कांड है। तो जिंदगी आपको खुले कैसे? जो जितना कल्पनाओं में जिएगा ना, उसको मेरी बातें उतनी ही कम समझ में आती हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि पुलिस विभाग के लोग मेरी बातें बहुत आसानी से समझते हैं, और बहुत, क्योंकि सचमुच वो जमीन पर जिंदगी देख रहे हैं, उन्हें इंसान की हकीकत पता है। मैं जहां भी जाता हूं, जहां कहीं भी पुलिस विभाग के लोग होंगे, 70-80% ऐसे होते हैं जो जानते भी हैं, मिलने भी आते हैं और बड़े प्रेम से मिलते हैं। उनको लगता ही नहीं कि मैं कोई कड़वी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत है जिसको वो देख रहे हैं दिन रात। पर आप सब गृहस्थ हो, सम्माननीय, इज्जतदार, रुई में आपने अपना घोंसला बिल्कुल बचा कर रखा है, तो जिंदगी की हकीकतों से बिल्कुल आप नावाकिफ, कुछ पता ही नहीं।
वो तो देखते हैं ना, ऐसे लाश पड़ी हुई है तो देखते हैं ना कि जिनको अपना बोलते हो वही लूट गए। ट्रैफिक पुलिस से लेके एयरपोर्ट सिक्योरिटी तक अगर कोई है सुरक्षा कर्मी, चाहे वो बिल्कुल शुरुआती हो चाहे कि ऊंचा अफसर हो, उनको मैंने कभी नहीं बोलते सुना कि ये आचार्य ज्यादा तीखी कड़वी और आहत करने वाली बातें बोलते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि है जिंदगी वैसी। मैं आपसे मौत बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सन्नाटे में आ जाते हो ना, ऐसे रहते अशुभ बातें कर रहे हैं, मौत मौत से नहीं बोलते मौत। अब वहां जो फौजी है जो लाशों के बीच ही जी रहा है, उसको थोड़ी मेरी बातें कड़वी या अशुभ लगेंगी। क्या हो ना, दया सी भी आती है। इतने आप लोगों के ऐसे मुलायम मुलायम मासूम मासूम चेहरे हैं, लगता है मैं कहाँ आप लोगों को ढकेल रहा हूं। अब छोड़ो भाई, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया। गुजिया बनाओ, गुजिया गुजिया बनाओ, लड्डू बांटो, यही करो। आचार्य जी आपके लिए भी बनाइए वीगन गुजिया। मैं तो लेके आई थी। महिलाओं वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ, पुरुष वर्ग कोई 44 किलो वजन। क्या क्या किया था हॉस्टल में? किसी ना किसी चीज में फंस ही जाता था आचार्य जी। मतलब आरोप लग जाते थे और बदनाम रहता था। तो खूबसूरत फंदों में फंसना सीखो फिर से। बस फंदा इस लायक होना चाहिए कि फंसा जाए। हम्म भगत सिंह ने भी फंदा ही तो चुना था। वो भी फंदा माने बंधन, पर वैसा बंधन चुनो तो क्या बात है। फिर उसके बाद शिकायत नहीं रह जाएगी कि जिंदगी रूखी है, बेरौनक है, जिया नहीं जाता। ये तो बात सही है, रूखी है और बेरौनक है, ये तो सही बात है, बुरा आपने खुद कर रखी है, कोई और थोड़ी जिम्मेदार है। आचार्य जी आपने जैसे बोलते कि जो चुनाव है वो सही होना चाहिए, हम्म पहला चुनाव। हम्म तो जब मैं 2019 में संस्था में आने का चुनाव किया तो मेरा यही था कि एक चुनाव सही करना है, हम्म और वो तो सही कर लिया था। हम्म बट अब फिर रेगुलर इतने चुनाव नहीं करना चाहता, एक कर लिया बस। संस्था में आने से मतलब क्या है आपका? आपने ज्वाइन की है संस्था? मतलब मैं था 2 महीने संस्था में। उसके बाद हमने चुनाव कर लिया। मतलब आचार्य जी मेरा जो काम था वो तो मैंने कर लिया। तो अब देखिए ना फिर, मतलब कि आपने वहां क्या ऐसा प्रदर्शित करा होगा कि हमें चुनाव करना पड़ा। हम्म हमें भी लोग चाहिए जिनमें जरा दबंगई हो, जो आत्मा का सम्मान करते हो इसलिए उनमें आत्मसम्मान हो। ये थोड़ी है कि फोन किया किसी को। अभी मैं मान रहा हूं कि आप मान लीजिए आउटरीच विभाग में थे, आप किसी और में भी हो सकते हैं, आप किस में, आईटी में थे, किस में थे आप? उस समय तो इनॉग्रेशन हुआ था बोध स्थल का, और 2019। निर्माण विभाग में थे आप? हम्म? तो उस समय मैं आया था, बट कोई ऐसा कार्यव्रत नहीं था वहाँ पे स्वयंसेवी की तरह। स्वयंसेवी भी हमें दबंग चाहिए। वो थोड़ी कि फोन पर कुछ बोल रहे हैं किसी को और शब्द हलक में ही अटक गए। हाँ कृष्ण के साथ हैं अगर, तो अर्जुन के तीर तरकश में क्यों अटके रहे?
कि अटके रहेंगे? गीता है तो तीर अटकने नहीं चाहिए, फिर तीर तीव्रता से चलने चाहिए। हमें चाहिए लोग जिनके तीर ऐसे चलते हों कि छेद दें बिल्कुल, तो किसी विभाग में हो। तो उसकी जगह लेकिन वही सामाजिक उत्पाद यहां भी आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर हमें भी चुनाव करना पड़ता है। वो समाज का तरीका है हमारे मिशन को रोकने का। कि तुम ये काम अगर बढ़ाना चाहते हो, समाज मुझसे कहता है, तो तुम्हें लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो लोग मांगने तो हमारे ही पास आओगे। मैं खड़ा हूं, सामने समाज खड़ा है, समाज कहता है तुम्हें भी तो लोग चाहिए, तुम लोगों को मांगने के लिए हमारे पास ही आओगे ना। तो हम तुमको याद तो देंगे नहीं, या देंगे तो कैसे देंगे? ऐसे ही बस ये। देखो भाई, एक ऐंठ होनी चाहिए उसके बिना, वरना बस याद करते रह जाओगे कि हॉस्टल में बड़ा रोमांच था और जवानी में बड़े जलवे थे। जवानी कोई 25 साल भर की बात नहीं होती है, जवानी जिंदगी भर रहनी चाहिए। और रोमांच मृत्यु के पल तक रहना चाहिए, मृत्यु भी रोमांचक होनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह हमारे चेहरे हो जाते हैं बिल्कुल मुर्दा। क्यों? सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता फिर। मैं क्या करूं? खोपड़े में ये बिल्कुल घुसेड़ दी गई है बात। क्या? सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट। अब मौत बार बार याद दिलाती है कि सेटलमेंट एक ही जगह होना है। कहां? मिट्टी में, चिता पर। वही है सेटलमेंट। मिट्टी ही सेटलमेंट है आखिरी। और वो अरबों वर्षों का सेटलमेंट है। ये जो तुम घोंसला बना के कहते हो नाउ आई एम सेटल्ड, ये है 25 बरस का। पर मान के नहीं दे रहे, इसी को मान रहे हो सेटलमेंट। कल पे जा रहे हो इसी के लिए। ईएमआई भर भर के हालत खराब कर ली है। नो बट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल फादर। नो यू आर नॉट। अच्छा, दिल से बोलना। इस माहौल में न कही जा रही होती ये बात, और मेरे चेहरे से, मेरे नाम के साथ न कही जा रही होती ये बात, कहीं और सुन लेते किसी के मुंह से ये बात, तो यही बोलते ना इम्प्रैक्टिकल है ये बात। यही बोलते ना। बस यही जवाब है। यही बोलते ना। कौन कौन बोलता है इम्प्रैक्टिकल है ये बात? शर्माओ नहीं। मुझसे क्या शर्माना? सबके एग्जाम रिजल्ट्स मेरे ही पास है, मुझसे क्या छुपा रहे हो? इम्प्रैक्टिकल हूं ना मैं। देखो अपने ही भीतर कैसा द्वैत बैठा रखा है, डायकोटोमी। मैं इम्प्रैक्टिकल हूं तो यहां आए किस लिए हो? वही 364 पांव एक तरफ, एक पांव यहां पर। मुझे ही तुम्हें मानना है कि मैं बातें जो है वो अवास्तविक करता हूं, अव्यवहारिक करता हूं। तो यहां बैठ करके क्या पाओगे? मैं अगर अवास्तविक हूं तो इस कुर्सी पर कौन प्रेत बैठा है कोई? मैं तो अपनी जिंदगी से ही बोल रहा हूं। और अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ऐसी जिंदगी जी जा सकती है। और अगर
ऐसी जिंदगी व्यर्थ होती तो तुम मुझे सुन नहीं रहे होते। माने जैसी जिंदगी जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ जीने लायक नहीं है, वो ऐसी होती है कि उसको जियो और सबको सुनाओ। और आप सुनने आते हो जिंदगी को। अब एक काम करो, आप आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ और अपनी जिंदगी सुनाओ, और देखते हैं कितने लोग सुनेंगे। पर हठ आपका यही है कि आपकी जिंदगी सही है, मैं इम्प्रैक्टिकल हूं। ये कैसी बिखरी बिखरी बातें हैं आपकी। हठ यही है ना, मैं इम्प्रैक्टिकल हूं। मैं इम्प्रैक्टिकल हूं तो आप प्रैक्टिकल हो। तो आओ यहां बैठ के और अपनी जिंदगी सुनाओ, और देखते हैं कि कितने लोगों में रोमांच भर जाता है और प्रेरित हो जाते हैं और कहते हैं यही है। अगर मेरी बात सुनने लायक है तो फिर ये जिंदगी भी जीने लायक है, क्योंकि जिंदगी से ये बात आ रही है। काय के लिए भीतर से बेईमानी करते हो कि इनकी बात तो सुन लेंगे पर इनकी जिंदगी गड़बड़ है। मेरी जिंदगी गड़बड़ होती तो मेरी जिंदगी इतनों को जिंदगी कैसे दे रही होती। असलियत बताता हूं, आप ही लोग अब इसी जगह पे न जाने कितनी बार, अब तो शायद 25 बार हो चुके होंगे हमारे सत्र, और ज्यादा 50 बार हो चुके हों, नहीं जानते कितनी आए होंगे बैठे होंगे। उसमें से बहुत ऐसे हैं जो अब गीता सत्रों में हैं भी नहीं। कई बार होता है मैं बाहर होता हूँ, कहीं पर कैफे में बैठा हूँ या कहीं स्टेशन पर हूँ या बाजार एयरपोर्ट कहीं भी हूँ, कोई दिख जाएगा, देखा देखा सा लग रहा है, वो एकदम मुंह चुरा के छुपा के भगेगा इधर उधर। ये है। और वैसे मुझे भले ना स्पष्ट होता कि इसको कहां देखा है, पर जहां किसी को मैं मुंह छुपा के भगते देखता हूं बिल्कुल पता चल जाता है गीता प्रतिभागी है। ये मेरा एलुमनस है। और आप ही होगे जो एक दिन मुझसे नजरें चुरा चुरा के इधर उधर भग रहे होगे, और जो जितना करीब आता है उसको उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है नजरें छुपाने की जब वो भग जाता है। नजर झुकी हुई, चेहरा छुपा हुआ। अभी तो ये इस माहौल का असर है कि आप बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चे बन करके यहां बातें बातें सुन रहे हो। अभी तो आप जैसे ही अपने इलाके में जाओगे फिर देखिएगा आपके रंग है, तड़का लगेगा, छौंक और बहार और क्या क्या नहीं होगा। हाँ बेटा, अभी आपके लिए कार्टून शो लगा दे। फिर मम्मी जी आ रही हैं, मम्मी जी की तैयारी करनी है, उनको ना उसमें डांडिया बजाना है कि नहीं है। एक आध दो साहस दिखाते हैं, वो भी राखेंगे। आज फिर से मेरे घर वालों ने सबने मिल कर करके मेरे सामने आचार्य जी को गालियां दी। भाई 28 साल का जवान लड़का है और ये अपनी आगे बेबसी बता रहा है कि आज मेरे बाप ने, माँ ने, भाई ने, भाभी ने, कुत्ते ने, बिल्ली ने, सबने मिलकर आज फिर से। अब मैं बेबस हूं, मैं कुछ कर नहीं पाया। तू बेबस नहीं, तू बेईमान है। कई तो बस यहां प्रायश्चित करने आते हैं। हाँ आचार्य जी, हमारी खाल खींच लो ताकि हमारे पाप धुल जाएं, ताकि फिर हम वापस जाकर के अपने जैसे हो जाएं। अभी मैं ऐसे चुप बैठा हूं ना, तो ऐसे ऐसे बैठे होते हैं ना, होता है कि कैप्टिव्स वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, कैप्टिव्स वेटिंग फॉर मशीन गन फायर।
जैसे होता ना 10-12 ऐसे हाथ बांध के बैठा दिए जाते थे कि अब इनको गोली मारी जाएगी, तो वो चुपचाप बैठ के आते कहते हाँ मारो, गोली मारो, मारी दो हमें, मारी दो। मैंने मरने को भी तैयार हो, बदलने को नहीं तैयार हो। चलो कोई बात नहीं। मैं और कोई सेवा नहीं कर सकता। मैंने पूरा उड़ेल दिया अपने आप को, मैं क्या करूं मैं इसके आगे। चमत्कार वमत्कार तो है नहीं मेरे पास। हम्म चलिए उठते उठते चमत्कारों के बारे में भी आपको बताता हूं, आप कैसे लोग हो। तो मेरे पास चमत्कार नहीं है, मैंने बोला चमत्कार भाई यहाँ पे चमत्कार की उम्मीद मत करना, चमत्कार कैसा है। और मैंने बोला कि मैं एनलाइटेंड नहीं हूं। मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पर हमारी कम्युनिटी ने उसका मतलब ये किया है कि आचार्य जी एनलाइटेंड नहीं है, बाकी सब हैं, बाकी सब हैं। अगर मैंने कहा एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होते ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं साफ कह रहा हूं कि जिन्होंने भी अपने मुंह से घोषित किया वो एनलाइटेंड है, वो पाखंडी हैं। पर ये मानने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, ये घोषित करने का दम ही नहीं है। तो इतने चतुर हो कि आके कहते हो, देखो आचार्य जी को मत बोलना कि महान है, आचार्य जी बिल्कुल आम आदमी है हमारी तुम्हारी तरह, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। आचार्य जी ने तो अपने मुंह से बोल दिया आम आदमी है, पर तुम्हारे देखे तुम्हारे बाकी सब ये जो महापुरुष घूम रहे हैं बाबे, ये अभी भी महान है। कितना आंतरिक पाखंड पालोगे, कितना आंतरिक पाखंड पालोगे। क्योंकि अगर तुम मेरा सिद्धांत मान रहे हो जो मैंने बताया कि एनलाइटनमेंट कुछ नहीं है, तो फिर जितने घोषित करे बैठे हैं कि हैं, वो सब क्या निकले, वो मक्कार हैं, वो चोर हैं, झूठे हैं। पर ये कह पाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जिनके सामने कहना है उनसे तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हैं, हिम्मत ही नहीं है बोल दो। जिनके सामने कहना है वो घर में ही कई बार बहुमत में होते हैं, तो हिम्मत ही नहीं है कि बोल दो। हाँ, इतना बोलने में एकदम आगे आगे आवाज आते हैं। आचार्य जी की तारीफ मत कर देना, आचार्य जी को बुरा लगता है। आचार्य जी बिल्कुल आम आदमी है, घटिया हमारी तरह ही बिल्कुल। आचार्य जी ने कहा है कि आई एम यू एंड यू कुड बी मी, इसका मतलब वो भी घटिया है मेरी तरह। इतना कहने में कम्युनिटी आगे आगे हो गई, हर जगह जाके कह रहे हैं कि अगर मैं कीटाणु हूं तो आचार्य जी ने कहा तुम और मैं एक हैं। इससे ये हुआ कि आचार्य जी भी कीटाणु है। वाह रे, वो देखो रोमांच आया कि नहीं। ज्ञानवान तो काम आना नहीं है, मौज कर ले जाओ यही बहुत है। मौज करी कि नहीं अभी आधे घंटे में, बस ठीक है, हो। ज्ञान का छोड़ो, मैं कब की उम्मीद छोड़ आया कि उससे कुछ होगा। मजे करा दूं आप लोगों को, इतना ही बहुत है। अब जाइए चाय वाय पीजिए, थोड़ा बढ़िया मौसम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजे करिए। चलिए फिर आते हैं, फिर एक और, अब स्टैंड अप शुरू होगा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।